पटना के चंदन मिश्रा हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। हत्या में शामिल अपराधी बंगाल से गिरफ्तार किए गए हैं और सूत्रों के हवाले से यह बड़ा अपडेट मिल रहा है। अभी तक की जानकारी के अनुसार कुल 5 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इनकी जो पहचान है वो लगातार पुलिस करने की कोशिश कर रही थी। मुख्य आरोपी की जो पहचान है वो पहले ही हो गई थी और उसके बाद अब जाकर 48 घंटे के बाद 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकी है। शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शशांक, किस प्रकार से गिरफ्तारी हुई है? हालांकि पुलिस का जो स्टेटमेंट है कुछ देर बाद सामने आएगा तो और स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन आप बताएं कि अभी तक सूत्रों के हवाले से क्या जानकारी मिली है? 5 आरोपी अब तक गिरफ्तार। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि कुल 5 आरोपियों की जो है वो गिरफ्तारी हुई है और बंगाल में गिरफ्तारी हुई है। लगातार जो है पूछताछ चल रही है और जो प्रोसीजर होता है अभी वो हो रहा है। कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा, उसके बाद जो है पटना लाया जा सकता है। देखिए, घटना को 48 घंटे हो गए थे। बिहार एसटीएफ की जो टीम है और पटना पुलिस की टीम जो है बंगाल में जो है वो कैंप की हुई थी। कल ही जो है हम लोगों ने खबर चलाई थी कि पुरुलिया जेल में जो बंद है कुख्यात गैंगस्टर शेरू, उससे कल लंबी पूछताछ जो है बिहार एसटीएफ और पटना पुलिस की टीम ने की है। और जो शायद जानकारी ये आ रही है सूत्रों के हवाले से कि वहां से कुछ लीड मिला है और उस आधार पे जो है ये कार्रवाई हुई है। देखिए, पटना में जो घटना हुई थी उस जो 6 लोगों उसमें शामिल थे। 6 अपराधी जो है अस्पताल के पास थे, तो 5 अंदर गए थे, 1 बाहर खड़ा था। और इसमें इन्वॉल्वमेंट 6 लोगों की है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने हथियार की सप्लाई की, उनको भगाने में मदद की, उनको अपने यहाँ रुकवाया है। कुछ इस तरह की बात भी सामने आ रही है, तो संख्या और ज्यादा हो सकती है। लेकिन अभी जो गिरफ्तारी हुई है वो 5 अपराधियों की हुई है। वो 5 आरोपी हैं। नाम का खुलासा जो है पुलिस वो जल्द कर सकती है, लेकिन ये जो गिरफ्तारी हुई है इसकी पुलिस की तरफ से भी पुष्टि की नहीं गई है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन 5 गिरफ्तारियां हुई हैं और पूछताछ जो है वहां पे की जा रही है। देखिए, इन 5 में क्या तौसीफ जो मुख्य आरोपी है इन सभी का लीडर बताया जाता है, तौसीफ उर्फ बादशाह, उसकी गिरफ्तारी हो पाई है क्या? ये सूत्रों के हवाले से कोई नहीं हो पाया है कि तौसीफ को चाहे बलवंत या आसिफ इन लोग पकड़े गए हैं कि नहीं। पुलिस जो है अभी नाम का खुलासा नहीं कर रही है, लेकिन अभी संख्या जरूर सामने आई है कि 5 लोग जो है 5 आरोपी, उनकी गिरफ्तारी जो है इसमें हो गई है। अब आगे क्या होता है इस पर नजर रहेगी। अब देखिए, शक की सुई जो है ना वो जा रही थी शेरू गैंगस्टर पर ही। वो पुरुलिया जेल में बंद है। वो चंदन मिश्रा का एक समय दोस्त हुआ करता था। फिर इन लोगों ने गैंग बनाया, चंदन शेरू गैंग। इस गैंग ने कई हत्या की घटनाओं को जो है अंजाम दिया। उसके बाद ये लोग भागलपुर जेल में बंद थे, वहां दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई थी। उसके बाद वर्चस्व को लेके जो है ना इन लोगों के बीच अदावत हुई। तो शक की सुई तो पहले ही थी कि उसने जो है सुपारी देकर हत्या कराई है और सुपारी दी गई है। तौसीफ बादशाह गैंगस्टर की बात आ रही थी, तो कल उससे जो है देर रात तक जो है पूछताछ गैंगस्टर शेरू से पुरुलिया जेल में हुई है। और देखिए, उसके बाद ही जो है ये गिरफ्तारी की सूचना आ रही है। तो सवाल यही उठ रहा है क्या उससे पूछताछ में कुछ इनपुट मिला है, क्या मिला है? तो पुलिस जो है ना जल्द इस पर जो है खुलासा कर सकती है। वैसे गैंगस्टर शेरू के बारे में ये कहा जा रहा है कि जब उससे पूछताछ हो रही थी तो पहले वो जो है गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसके बाद जो है बंगाल पुलिस भी मौजूद थी, उसने दबिश दी कि आपको रिमांड पे ले जा सकती है। उसके बाद जो शायद कुछ जानकारी निकल कर आई है, लेकिन अभी ये जो है पुष्टि इसकी हो नहीं रही है। तो पुलिस का औपचारिक स्टेटमेंट क्या रहता है वो उसका इंतजार रहेगा। लेकिन ये जरूर है कि 5 आरोपी जो हैं इसमें जो शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई है। नाम का खुलासा होना बाकी है। जो लगातार पुरुलिया जेल में बंद शेरू से भी पूछताछ की जा रही थी, शशांक, बताया जा रहा था कि कल देर रात तक पूछताछ हुई, जैसा कि आप भी बता रहे थे। बताया यह भी जा रहा था कि आज भी पूछताछ हो सकती है। हालांकि उसके साथ पूछताछ के बाद आज एक बड़ा एक्शन लिया गया। आज भी क्या पूछताछ जारी रह सकती है और खुलासे होने की उम्मीद है? क्योंकि अभी 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारियां होंगी अभी। बिल्कुल बिल्कुल। आज देखिए, अभी जो बिहार एसटीएफ की टीम है, जो पटना पुलिस की टीम है, वो बंगाल में ही कैंप कर रही है। तो आज भी जो है उससे पूछताछ हो सकती है। मैंने आपसे कहा कि देखिए, अस्पताल में जो गोली मारी गई वहां तो 6 लोग से 5 अंदर गए थे, 1 बाहर था। लेकिन इसमें और भी कई लोग इन्वॉल्व है जिन्होंने हथियार की सप्लाई की, उनको रुकने की व्यवस्था की, भगाने में मदद की थी। इसमें और भी लोग शामिल हैं। तो पुलिस की नजर उन पे भी है। ठीक शशांक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस पूरी बड़ी खबर पर हम आपसे अपडेट्स आगे लेते रहेंगे। तो हत्या की वजह को लेकर 3 थ्योरीज सामने आई हैं। पहली थ्योरी के अनुसार चंदन मिश्रा का मर्डर गैंग वॉर की वजह से हुआ।
दूसरी थ्योरी के मुताबिक आपसी रंजिश में हत्या की साजिश रची गई और तीसरी थ्योरी से ये जानने को मिलता है कि जमीनी विवाद में कत्ल की बात जो है वो सामने आ रही है। इस हत्या को अंजाम देने में 5 नहीं बल्कि 6 बदमाश शामिल थे। चंदन मिश्रा की हत्या के बाद सबसे पहले जो वीडियो सामने आया उसमें 5 बदमाश दिखाई दे रहे थे, लेकिन मर्डर करने के बाद जब बदमाश बाइक पर सवार होकर भाग रहे थे तो उनकी संख्या 6 थी। सबसे पहली वाली बाइक पर 3 बदमाश थे। तीनों हत्या का जश्न मना रहे थे। एक हाथ में पिस्टल और दूसरे हाथ से विक्ट्री का साइन दिखाते हुए भाग रहे थे। दूसरी बाइक पर भी 3 बदमाश सवार थे। इन तीनों में सबसे पीछे बैठा बदमाश तौसीफ बादशाह है, जिसकी पुलिस ने पहचान कर ली है। यही इस गैंग का लीडर था। इसी की अगुवाई में बाकी 4 बदमाश चंदन मिश्रा के कमरे में पिस्टल लेकर दाखिल हुए थे और 15 सेकंड में हत्या कर फरार हो गए। जब ये पांचों अपराधी चंदन पर गोली बरसा रहे थे तो छठा बदमाश पारस अस्पताल के बाहर खड़ा था। तौसीफ बादशाह ने इसको अस्पताल में आने जाने वाले लोगों और हलचल पर निगरानी के लिए तैनात किया था। तो सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ने तौसीफ की पहचान कर जब जांच शुरू की तो उसके बारे में कई चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आई। हत्या का आरोपी तौसीफ अपने दोस्तों के बीच बादशाह नाम से मशहूर था। चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या करने वाला तौसीफ हमेशा टशन में रहता था। उसे रील बनाने का शौक था और डायलॉग मारने में भी पीछे नहीं था। जहां बात बात पर गोली छेद दी जाती है कपार में, तो समझ लेना बबुआ एंट्री हो चुकी है बिहार में। YouTube पर उसके ज्यादातर वीडियो कार चलाते हुए है, जिसमें उसने एक वीडियो का कैप्शन दिया था, लोगों के आगे पीछे करके बादशाह नहीं बना हूँ। आरोपी तौसीफ बादशाह ने दूसरी वीडियो में लिखा, आग लगा देंगे उस महफिल में जहाँ बगावत हमारे खिलाफ होगी। ऐसी तमाम लाइनों के साथ तौसीफ अपना वीडियो YouTube पर अपलोड करता था और अपने दोस्तों के बीच अपनी धमक जमा कर रखता था। पुलिस के मुताबिक तौसीफ आर्म्स एक्ट के एक मामले में आरोपी है। इन दिनों सुपारी लेकर हत्या करने और करवाने का भी काम करने लगा था और जमीन के कारोबार से भी जुड़ा हुआ था। तौसीफ पहले भी जेल जा चुका है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजस्थान की, जहां के सवाई माधोपुर में एक कच्चा बांध टूटने से बाढ़ जैसे यहां पर हालात बन गए। गोठडा गांव बताया जा रहा है जहां पर ये पूरी घटना सामने आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गांव के चारों तरफ पानी ही पानी जमा नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने सवाई माधोपुर राजस्थान की। लोग पानी से बचने के लिए छतों और दीवारों का सहारा लिए हुए हैं। बांध टूटा, उसको लेकर पहले से अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन प्रशासन ने वक्त रहते एक्शन नहीं लिया। कीमत किसानों को चुकानी पड़ी और किसानों की जो फसल है वो बर्बाद हो गई। कई किसानों के जो मवेशी है वो भी पानी में बह गए हैं। तो वहीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास कई दुकानों और घरों में भी पानी घुस गया। हालांकि गनीमत ये रही कि बांध दिन में टूटा, जिसकी वजह से कोई जनहानि नहीं हुई है, लोगों को संभलने का मौका मिल गया। लेकिन काफी नुकसान की जानकारी मिल रही है। फसलों को नुकसान पहुंचा है, किसानों के मवेशी भी बह गए। बात करते हैं राजस्थान के टोंक की, जहां पर लगातार हो रही बारिश से बनास नदी का जो जलस्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसमें एक कार्यक्रम से लौट रहे 17 लोग नदी के पानी में ही फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाता रहा। आपको बता दें कि 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। बता दें आपको कि इस वक्त राजस्थान के ज्यादातर जिलों में बाढ़ बारिश के हालात नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने कई जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों को नदी वाले इलाकों से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। टोंक राजस्थान की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेजी के साथ पानी का बहाव नजर आ रहा है। बात यूपी के वाराणसी की, यहां पर भी गंगा का जो जलस्तर है काफी बढ़ गया है और मणिकर्णिका घाट का बड़ा हिस्सा पानी में इस वक्त डूबा हुआ है। हालात यहां पर ऐसे हो गए हैं कि यहां पर अंतिम संस्कार के लिए काफी देर तक इंतजार करना पड़ रहा है। बढ़ते जलस्तर की वजह से शमशान घाट का जो रूफ टॉप है उस पर इसको शिफ्ट कर दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरा मणिकर्णिका घाट पूरी तरह से जलमग्न दिखाई दे रहा है। तो वहीं बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने सेल्फी और नाव संचालन पर रोक लगा दी है। सुरक्षा एजेंसियां भी सभी घाटों पर अलर्ट पर है। निगरानी यहां पर रखी जा रही है। घाटों के करीब तक कोई ना पहुंचे, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है और लोगों से यहां पर ना जाने की अपील भी की जा रही है, क्योंकि यहां पर लोगों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। पूरा जो मणिकर्णिका घाट है वो इस वक्त पानी में डूबा हुआ है और रूफ टॉप पर जो अंतिम संस्कार है वो किया जा रहा है, लेकिन लोगों को भारी मुसीबत इस दौरान हो रही है।
बात करते राजस्थान की, यहाँ पर बाढ़ और बारिश ने किस कदर लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, उसकी तस्वीरें कोटा से भी सामने आई। इतनी ज्यादा भारी बारिश हुई है कि घरों में समंदर जैसे हालात हैं और ऐसा लग रहा है जैसे सड़कों पर गाड़ियां नहीं बल्कि सैलाब गुजर रहा है। ऐसे हालात हों कि सड़कों पर सैलाब बहने लगे, गाड़ियां बहकर दूर कहीं किनारे लगने लगे, तो समझा जा सकता है कि किसी भी रिहायशी इलाके का हाल कैसा होगा। कोटा में कई रिहायशी इलाकों का हाल ऐसा ही है। शहर के कारेसर रोड कॉलोनी में भी बारिश का पानी सड़कों और गलियों में बह रहा है। रिहायशी बस्ती में बारिश का पानी जमा होने से लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं, लेकिन घरों में भी पानी घुसने से मुसीबत बढ़ गई है। यहाँ गली में भी जो है वो तकरीबन 1-1 फीट तक पानी भरा हुआ है। जो नालियां हैं वो पूरी तरीके से चोक हैं, ओवरफ्लो हैं और उनका गंदा पानी गलियों में बह रहा है और यही गंदा पानी तमाम घरों में घुसा हुआ है। तो देखिए, राजस्थान में भारी बारिश से लोगों की जो परेशानी है वो बढ़ गई है। बारिश के दौरान सूनी दिखने वाली सड़कों पर भीगते हुए लोगों की भीड़ जमा हो गई, क्योंकि लोगों के घरों में इस वक्त पानी का कब्जा है। कोटा के रामगंज मंडी इलाके में तमाम घरों में अब भी बारिश का पानी घुसा हुआ है। लोगों का कहना है कि ये समस्या 8 सालों से है। हमारे तो बहुत दिक्कत हो रही है, सोने की भी जगह नहीं रही और खाने पीने के सामान भी सब पानी में बह गए, कुछ भी नहीं रहा और कमाने वाला भी कोई नहीं है। 3 लड़कियां हैं, पापा भी साथ हो गए और भैया भी नहीं है, कोई भी नहीं है। स्थानीय विधायक और राजस्थान सरकार के मंत्री मदन दिलावर ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। कुछ घरों में पानी भर गया है, तत्काल तो उनका कोई समाधान नहीं, लेकिन इतना समाधान जरूर है कि उनको हम जो आपदा प्रबंधन हमारा डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से राहत दिलाएंगे ताकि उनको तात्कालिक राहत हो जाए। घरों में पानी भर जाने की वजह से कुछ लोगों का सब कुछ तबाह हो चुका है, ना सोने की जगह और ना ही खाने का इंतजाम। उत्तर प्रदेश का महोबा आसमानी आपदा से जूझ रहा है, जहां पर भयंकर बारिश ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2 लोगों की मौत की जानकारी है, तो वहीं दर्जनों गांव का संपर्क टूट गया है। बीते 3 दिन से हो रही बारिश ने महोबा के हालात बद से बदतर कर दिए हैं। जहां तक नजर जाएगी तबाही और सिर्फ बर्बादी नजर आएगी। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग खुले आसमान के नीचे जिंदगी बिताने पर मजबूर हैं, क्योंकि मकान कच्चे हो या पक्के सब बर्बाद हो गए हैं। वहीं एक मकान गिरने से एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। बहुत है भैया, घर गिर गए, मकान गिर गए, हमारे पन्नी बिछा कर रह रहे। बता दें कि महोबा में पिछले 24 घंटे में 500 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिससे शिवहार बांध का जलस्तर बढ़ गया। सिंचाई विभाग को बांध के फाटक खोलने पड़े। इससे आसपास की नदियां उफान पर आ गईं और नदियों का पानी गांव में घुस गया, जिससे दर्जनों गांव का संपर्क कट गया है। वहीं महोबा का प्रमुख जलाशय बेला सागर ओवरफ्लो हो गया है, जो खतरे की घंटी बजा रहा है, जो 1 दशक बाद पूरी तरह भर गया है। ये तालाब 65 से अधिक गांव को पीने का पानी मुहैया कराता है। तो तस्वीरें तो आप ये देख ही रही हैं, कैसे देश के आधे से ज्यादा राज्यों में बरसात ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। बता दें कि आज बारिश की सबसे खतरनाक तस्वीर राजस्थान से सामने आई है। वहां के राजसमंद जिले में बाढ़ अपने साथ इतना ज्यादा पानी लेकर आई कि सड़क नदी में तब्दील हो गई और पानी के इस बहाव में स्कूली बच्चों से भरी हुई वैन भी फंस गई। जब तक मदद नहीं पहुंची तब तक इन लोगों की जान पानी के बीच अटकी रही। कुछ लोग पेड़ से लटक कर अपनी जान बचा रहे थे, तो बाकी के 6 लोग इस सफेद रंग की गाड़ी के अंदर थे। इन 6 में से 3 बच्चे थे। वो बच्चे जिनके माँ बाप ने उन्हें वैन में सुरक्षित भेजा था, वो पानी में रोते हुए अटके पड़े थे। इस गाड़ी के चारों तरफ पानी अपनी पूरी ताकत से बह रहा था। गाड़ी के अंदर बैठे बच्चे और पेड़ पर लटके लोग बस किसी तरह मदद की आस लगाए बैठे थे। आखिरकार कुछ देर के बाद बुलडोजर के साथ वहां पुलिस वालों को देखा गया। एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंची। इसके बाद सबको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लंबी जद्दोजहद के बाद बच्चों की जान बचाई जा सकी। कुछ देर पहले तक पानी से घिरा बच्चा बाहर निकलने के बाद भी सहमा सहमा सा दिखाई दिया। और इसी तरह अजमेर में इतनी ज्यादा बारिश हो गई है कि सड़कों में पानी का बहाव भी काफी तेज हो चला है। पानी इतनी तेजी से बह रहा था कि उसके आगे चाहे कोई इंसान आए या फिर गाड़ियां, कोई भी टिक नहीं पाया। हालात इतने बुरे थे कि चलते चलते भी लोग सड़क पर गिरते जा रहे थे। लोगों का गिरना समझ में आता है, लेकिन पानी का बहाव तो एक पल को इतना तेज हो गया कि सड़क किनारे खड़ी बाइक ही बहने लगी।
किसी तरह हाथ लगाकर लोगों ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की। इस बाइक को तो लोगों ने बचा लिया, लेकिन इसी पानी में एक कार भी डूबी थी। सोचिए, सूखी जमीन पर खड़ी कार के इर्द गिर्द कितना पानी जमा हुआ था कि उसे निकालने के लिए क्रेन की मदद ली गई। पानी से कबाड़ हो चुकी कार जब बाहर निकली तो अजमेर में हुई तबाही का लाइव सबूत दिया। तो वहीं अजमेर में औसत से अधिक बारिश हुई तो वहां शहर के ड्रेनेज सिस्टम पर जोर पड़ा, लेकिन पानी की निकासी के लिए बनाया गया नाला ही पानी का जोर नहीं झेल पाया और टूटकर गिर गया। एक व्यक्ति ओवरफ्लो हो रहे नाले का वीडियो बना रहा था, लेकिन तभी नाले की दीवार गिर गई। दीवार गिरने के दौरान एक महिला वहां से गुजर रही थी, जिसे वीडियो बना रहा शख्स वहां से भागने को कहता है, अरे आंटी जाओ, अरे आगे जाओ, आगे, अरे आंटी आगे जाओ। एक पल को लगा कि नाले का पानी महिला को अपने साथ बहा ले जाएगा, लेकिन किस्मत से वो बच गई। इन दो तस्वीरों में अजमेर के मौजूदा हालात समझे जा सकते हैं। शहर में दिन के वक्त भी पानी का बहाव इतना तेज था कि दरगाह जाने वालों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लोग रस्सियों के सहारे सड़क पार कर रहे थे। ये अजमेर शहर के एक दो इलाकों का हाल नहीं, शहर के एक बड़े हिस्से में बाढ़ जैसे हालात हैं। ड्रोन वीडियो में हर गली में पानी का कब्जा दिखा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी ऊपर आ चुकी हैं और इस साल हर साल की तरह संगम के किनारे बने प्रसिद्ध लेटे हनुमान जी के मंदिर तक भी पानी आ चुका है। और अब पानी में डूबे बजरंग बली की आरती उतारी जा रही है। कभी कभी तो इतना पानी आ जाता है कि भगवान की मूर्ति ही अदृश्य हो जाती है। बाहर से दिखते हैं तो सिर्फ भगवान को चढ़ाए गए फूल। पानी में पैर डुबाए भगवान की सेवा कर रहे पुजारी इसे मां त्रिवेणी का आशीर्वाद मानते हैं। हम सभी का ये मानना है कि त्रिवेणी मैया अपने पुत्र को स्नान कराने आती है, तो कोई भी माता अपने पुत्र के पास आती है तो पुत्र के लिए तो हर्षोल्लास का समय आता है। ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश की दूसरी धार्मिक नगरी वाराणसी में भी हुआ। वहां मां गंगा का पानी शहर तक आया तो मुश्किलें बढ़ी। ये आज 5-6 दिन से बढ़ा है, सामान ढोत परेशान हो रहे हैं, कैसे ढोएंगे अब। वाराणसी में भी इस वक्त नदी किनारे हालात बिगड़े हैं। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह पानी का प्रकोप दिखा, लेकिन वहां पानी से ज्यादा हैरान लापरवाह लोगों को देखकर हुई है। लापरवाही यहां पर लोगों के सामने आई है। कई लोग तो ऐसे थे जिन्हें देखकर ये लग रहा था कि उनके सामने खतरा है, लेकिन वो फिर भी खुद की जान जोखिम में डालना चाहते हैं। इन लोगों की आंख के नीचे पानी अपने रौद्र रूप में है, लेकिन पानी का तमाशा देखने के लिए ये ब्रिज पर खड़े रखे। हो सकता है कि इन्हें मजा आ रहा हो, लेकिन मजाक कब सजा बन जाए कोई नहीं जानता। जैसे इस बस को ही देख लीजिए, यहाँ सड़क के ऊपर अचानक पानी आया। ड्राइवर को बस आगे ले जानी थी तो उसने सवारियों की जान पर रिस्क ले लिया। पानी ने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में एक पुल को बहा दिया। कल तक जिस पुल से गाड़ियां चलती थी, वहां से अब पानी के निकलने का रास्ता बन गया। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बसा जिला चित्रकूट भी बीते कुछ दिनों से पानी का प्रकोप झेल रहा है। मंदाकिनी नदी के किनारे बने घाट में लोग तैर रहे हैं। और इसी तरह राजस्थान के झालावाड़ में भी एक ओवर कॉन्फिडेंट बाइक वाले ने अपनी जान को खतरे में डाल दिया। उसने भी पानी के प्रकोप को कमतर समझने की गलती की। पानी के तेज बहाव को दरकिनार कर ये शख्स अपनी बाइक रोकने का नाम नहीं ले रहा था। पानी तेज था और उसी स्पीड से इसने बाइक निकालने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ सेकंड के अंदर ही पानी ने बता दिया कि कौन कितना ताकतवर है। पुल पार करने की कोशिश करने वाला बाइक सवार पुल के नीचे चला गया। ऐसे ही मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक एम्बुलेंस पानी में बह गई। मरीज को छोड़कर वापस लौटते समय एम्बुलेंस पानी में गिरी। औंधे मुंह पड़ी एम्बुलेंस के ड्राइवर को समय रहते बाहर निकाल लिया था। तो अलग अलग इलाकों से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं और जमकर हुई बारिश के बाद की तबाही उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में भी देखने को मिली। यहां पर एक धर्मशाला की दीवार के किनारे
कार खड़ी हुई थी। बारिश इतनी जोरदार यहां पर हुई कि कमजोर दीवार एक कार पर जा गिरी और हादसे के बाद कार उस दीवार के मलबे से पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। कैसे उस तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसे ये कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। गनीमत ये रही कि हादसे के दौरान कार के अंदर कोई सवार नहीं था, लेकिन लगातार बारिश हो रही है, इस प्रकार के जो हादसे हैं वो भी सामने आ रहे हैं। और आइए अब बात करेंगे धर्मांतरण के मास्टरमाइंड मौलाना छांगुर की, जिसको लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से जब जांच शुरू हुई तो किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि एक छोटे से कस्बे में रहने वाले इस पाखंडी पीर का कनेक्शन खाड़ी देशों तक हो सकता है। लेकिन गिरफ्तारी के 13वें दिन छांगुर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई, जिसने सबको चौंका दिया। सूत्रों के हवाले से यह मालूम चला है कि मौलाना छांगुर किसी पाकिस्तानी के इशारे पर भारत में सामाजिक ताने बाने के खिलाफ साजिश रच रहा था। कनेक्शन का खुलासा तब हुआ जब ईडी उसके संदिग्ध बैंक खातों की जांच कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान पता चला कि भारत को अस्थिर करने के लिए विदेशों से पैसे भेजे जा रहे थे। ईडी को विदेशों से मिल रही फंडिंग के सुराग मिले हैं। इसी आधार पर जांच एजेंसियों को शक है कि छांगुर गैंग किसी बड़े विदेशी नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है, जो पाकिस्तान से सटे भारतीय इलाकों में माहौल खराब करने में जुटा है। ईडी सूत्रों के मुताबिक जांच में जो दस्तावेज अभी तक मिले हैं, उससे ये भी जानकारी हासिल हुई है कि मौलाना छांगुर का कनेक्शन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से भी था। यानी छांगुर पाकिस्तान के इशारे पर भारत में बड़ी साजिश करने में जुटा था। जल्द ही ईडी छांगुर को रिमांड पर लेकर ISI से कनेक्शन के बारे में पूछताछ कर सकती है। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जांच लगातार जारी है और जांच के दौरान छांगुर के उन 40 चोरों की भी जानकारी हासिल हुई है जो उसके पैसे को ठिकाने लगाने का काम करते थे और जिहादी ब्रिगेड तक पहुंचाने का काम करते थे। उन्हीं पैसों से धर्मांतरण और भारत विरोधी गतिविधियों का पूरा नेटवर्क चलाया जाता था। उन्हीं चोरों को पकड़ने के लिए यूपी के बलरामपुर समेत पूरे देश में लगातार छापेमारी चल रही है। छांगुर की गिरफ्तारी के 13वें दिन बलरामपुर में उसके करीबी के घर ईडी ने छापा मारा। इसके अलावा धर्मांतरण मामले में 5वें नामजद आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई। सूत्रों के मुताबिक रशीद 3 साल पहले आजमगढ़ से भी अवैध धर्मांतरण के आरोप में पकड़ा गया था। कुछ महीने पहले ही जमानत पर घर लौटा और दोबारा छांगुर के लिए काम करने लगा। एक व्यक्ति का धर्मांतरण कराने पर रशीद को 10,000 रुपए मिलते थे। यूपी के मुरादाबाद से भी छांगुर गैंग की साजिश की एक नई कहानी सामने आई है। हम इस वक्त मुरादाबाद के बिलारी में हैं और बिलारी में ये जो मार्केट है पूरी, ये समाज कल्याण विभाग की बताई जा रही है और इसमें लगभग 35 दुकानें हैं। आरोप है कि इन दुकानों पर छांगुर गैंग का कब्जा है। शिकायत करने पर धमकी देते हैं। इनोवा गाड़ी से एक मौलाना था और 2 लोग और थे। 3 लोगों ने मुझे रोका और वो कह रहे थे आप इन्हें क्यों शिकायतबाजी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में बहू के इश्क में पागल एक ससुर ने अपने ही बेटे का कत्ल कर दिया। हैरान कर देने वाला यह खुलासा वारदात के पूरे 4 महीने के बाद हुआ है। पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हत्या के बाद अपने बेटे को फंसाने के लिए इस कातिल बाप ने जो चाल चली, उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। हत्या बीते 14 मार्च को होली के दिन हुई। दरअसल आरोपी ने बेटे की पत्नी को छेड़ना शुरू कर दिया, जिस पर दोनों बाप बेटे में विवाद हो गया। आरोपी चरण सिंह ने बेटे पुष्पेंद्र पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। उसकी वहीं मौत हो गई। हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए चरण सिंह ने जख्म में जिंदा कारतूस और बगल में तमंचा रख दिया, लेकिन बयान से पुलिस का शक गहराता चला गया। करीब 4 महीने बाद अब पुलिस ने राज से पर्दा उठाते हुए चरण सिंह को बेटे की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बात कर लेते हैं तेलंगाना की, जहां के सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद कस्बे के एक पेट्रोल पंप पर एक बड़ा हादसा बाल होते होते टल गया। घटना तब हुई जब एक बाइक में पेट्रोल भरते समय ईंधन पाइप में आग लग गई। तस्वीरों में नजर आया कि एक बाइक सवार पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचा, लेकिन पेट्रोल पंप कर्मचारी जैसे ही बाइक में पेट्रोल डालना शुरू किया, अचानक आग भड़क गई, जिससे पेट्रोल पंप कर्मचारी और बाइक सवार दोनों डर गए। अच्छी बात यह रही कि इस दौरान पेट्रोल पंप कर्मी ने सूझबूझ दिखाई और तुरंत पेट्रोल सप्लाई बंद कर दी। वहीं बाइक सवार ने पेट्रोल सप्लाई पाइप को बाइक टैंक से अलग कर दिया, जिससे आग आगे नहीं फैली। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो सका कि आग क्यों और किस वजह से लगी। तो वहीं हरियाणा के सिरसा में एक नहर से पुलिस ने 4 लोगों के शव बरामद किए हैं। आपको बता दें कि ये चारों युवक पिछले कई दिनों से लापता चल रहे थे। सिरसा के इस नहर में जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया तो पुलिस को एक बोलेरो डूबी हुई मिली।
क्रेन और गोताखोरों की मदद से बोलेरो को बाहर निकाला गया, जिसमें 4 लोगों के शव बरामद हुए। दरअसल ये सभी युवक राजस्थान के गणेशगढ़ जाने के लिए कार से निकले थे। अगली सुबह से उनके फोन बंद मिलने पर परिजनों ने आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें युवकों की आखिरी लोकेशन राजस्थान कनाल के पास मिली। बहरहाल पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की हादसे और हत्या के एंगल से जांच कर रही है। तो वहीं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां एक शिक्षक ने छात्राओं का अश्लील वीडियो बनाकर वीडियो वायरल कर दिया, जिस पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और स्कूल का घेराव कर आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं ग्रामीणों के प्रदर्शन पर प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ऐसी कार्रवाई करेंगे कि वो जमानत पर कभी नहीं छूटेगा। आरोपी का नाम शंभूलाल धाकड़ बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और आइए अब बात करते हैं दिल्ली की। यहाँ के सोनिया विहार इलाके में केमिकल फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई और वहीं आग लगते ही पूरे इलाके में हड़कंप जैसा माहौल नजर आया। दरअसल ये आग इतनी भीषण थी कि काफी दूर से आग और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। जहां पर आग थी वो रिहायशी इलाका है। फैक्ट्री के ठीक सामने एक स्कूल भी था। ऐसे में पूरे इलाके में दहशत बढ़ गई। हालांकि दमकल विभाग की तत्परता से किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ। आग की सूचना पर तुरंत फायर विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कुछ ही मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। आग की चपेट में आने से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मध्य प्रदेश के उमरिया में एक बंदर सरकारी दफ्तर में घुस गया और उसके बाद बंदर दफ्तर के अंदर था और दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी दफ्तर के बाहर भाग गए। कर्मचारियों के बाहर भागने के बाद आदरणीय बड़े साहब बंदर जी ही अंदर विचरण कर रहे थे। फाइलों पर कूद कूद कर चल रहा बंदर ऐसे घूम रहा था जैसे ये उसी का दफ्तर हो और यहाँ वो अपनी किसी फाइल को ढूंढने की कोशिश में हो। दफ्तर की अलमारी पर चढ़े बंदर की वजह से नीचे टेबल कुर्सी पर किसी कर्मचारी की बैठने की हिम्मत नहीं हुई। लोगों ने बताया कि दफ्तर के अंदर घूम रहे बंदर के पीठ पर गंभीर चोट आई थी। वन विभाग को जब बुलाया गया तब उन्हें भी ये बात बताई गई थी, लेकिन संवेदनहीनता देखिए, बजाय बंदर का इलाज कराए वन विभाग ने उसे दफ्तर से खदेड़ कर अपना पल्ला झाड़ लिया। वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक रिहायशी बस्ती में मगरमच्छ मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोग मगरमच्छ को बांधकर उसके साथ वीडियो बनाने लगे। बाद में वन विभाग की टीम मगरमच्छ को अपने साथ ले गई। जिस मगरमच्छ को देखने भर से शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है, उस मगरमच्छ को इस युवक ने अपनी गोद में उठाकर फोटो सेशन कराया। लोगों ने समझाया, तब जाकर युवक ने मगरमच्छ को नीचे उतारा। इससे पहले मगरमच्छ रिहायशी बस्ती में घूमता दिखाई दिया। मगरमच्छ कभी इधर घूमता कभी उधर। शिवपुरी में दिखा ये कोई पहला मगरमच्छ नहीं है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बार बार मगरमच्छ तालाबों से निकलकर शहर में घूमते दिख जाते हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश के हरदा की, जहां पर मुर्गी की प्रजाति के नाम को लेकर विवाद शुरू हो गया। कुछ हिंदू संगठनों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर विरोध व्यक्त किया। दरअसल विवाद की जड़ एक वेटरनरी कॉलेज का ये विज्ञापन है, जिसमें मुर्गी की प्रजाति का नाम नर्मदा लिखा है। इसी विज्ञापन पर सनातनी और नर्मदीय ब्राह्मण समाज को आपत्ति है, जिसे लेकर कलेक्टर ऑफिस में प्रदर्शन किया गया। कलेक्टर से शिकायत कर अब मुर्गी के नाम को बदलने की मांग की गई है। माँ नर्मदा एक नदी नहीं, पुण्य सलीला माँ है, प्रातः स्मरणीय हमारी आराध्य है। तो हम सब निवेदन करने आए थे कि इस विज्ञापन में से माँ नर्मदा का नाम हटाया जाए। इधर विवाद पर निजी कॉलेज के संचालक की सफाई भी सामने आई है। कॉलेज संचालक राजीव खरे का कहना है कि उन्होंने जबलपुर के एक मुर्गी पालन केंद्र से मुर्गियां खरीदी हैं। वहां से ही कड़कनाथ, नर्मदा और सोनाली प्रजातियों के नाम मिले हैं। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया और पेशी के दौरान कोर्ट ने ईडी की रिमांड अर्जी मंजूर कर ली। चैतन्य बघेल को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। जबकि कोर्ट में चैतन्य बघेल के वकील ने गिरफ्तारी का विरोध किया और ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक बताया। चेतन बघेल जी को आज तक कभी भी पूछताछ के लिए एक भी समन नहीं दिया गया है और बिना समन दिए, बिना कोई पूछताछ के। वहीं इससे पहले जैसे ही चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की खबर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को लगी, वो सड़क पर आ गए।
भिलाई में तमाम कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंक कर गिरफ्तारी का विरोध किया। वहीं कई कार्यकर्ताओं ने ईडी की गाड़ी रोकने की कोशिश की। इधर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने रायपुर में ईडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया, जिसे देखते हुए रायपुर में ईडी ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहीं गिरफ्तारी को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है दबाने की कोशिश कि कोई आवाज अडानी खिलाफ ना बोल सके। इस पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। वहीं गिरफ्तारी पर बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सावन का महीना चल रहा है और सावन में कांवड़ियों को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कांवड़ियों को आतंकी और उपद्रवी कहने वालों पर निशाना साधा है। योगी ने कहा कि ऐसे लोग भारत का अपमान करते हैं। शहर शहर कावड़िए और बोल बम के नारों से रोशन है। हर तरफ सड़क पर कावड़िए ही नजर आ रहे हैं। इनमें से चंद लोग ऐसे भी हैं जो अपने धैर्य पर काबू नहीं रख पाते और फिर सड़क पर संग्राम की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन ऐसे लोगों की वजह से समूचे आस्थावान कावड़ियों को उपद्रवी और आतंकी कहने वालों पर योगी आदित्यनाथ ने जोरदार प्रहार किया है। मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। सीएम योगी ने उपद्रव को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने आगजनी की एक घटना का जिक्र किया और आरोप लगाया कि केसरिया गमछा पहनकर एक व्यक्ति धर्म विशेष को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। ये चीजें दिखाती है कौन लोग हैं जो फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन्हें आईना दिखाने की जरूरत है। हालांकि कांवड़ियों के भेष में आने के बाद भोले के भक्तों को भी संयमित रहने की आवश्यकता है ताकि सौहार्द बना रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार की मोतिहारी का दौरा भी किया। यहां प्रधानमंत्री ने 7,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो वहीं बिना नाम लिए लालू प्रसाद यादव पर निशाना भी साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, एक दौर था जब बिहार में लालटेन का युग था और अब नई रोशनी वाला बिहार है। कांग्रेस और आरजेडी गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते आए हैं, लेकिन बराबरी का अधिकार तो दूर, ये परिवार से बाहर के लोगों को सम्मान तक नहीं देते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर बिहार को लूटने का आरोप लगाया। साथ ही प्रधानमंत्री ने बिहार के विकास का संकल्प भी दोहराया। हमारा संकल्प है आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतिहारी का नाम हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि यूपीए के शासन में बिहार को केंद्र से 2 लाख करोड़ रुपए की मदद मिली, जबकि 2014 के बाद से यूपीए की तुलना में 2 गुना राशि बिहार को दी गई है। वहीं राइफल निर्माण में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी के अमेठी में मौजूद कोरबा प्लांट में रशिया की मदद से तैयार की जा रही AK-203 असॉल्ट राइफल अब पूरी तरह स्वदेशी मटेरियल से तैयार होगी। भारतीय सेना ने स्वदेशी मटेरियल से तैयार होने वाली AK-203 असॉल्ट राइफल को शेर नाम दिया है। दिसंबर के अंत तक, दिसंबर 2025 में हमारा प्लान 100% इस राइफल को इंडिजिनाइज कर देने का है। उस हिसाब से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरा यह राइफल, जिसका नाम हमने बहुत प्यार से और इज्जत से शेर रखा है, 2019 में रूस के सहयोग से शुरू हुए कोरबा प्लांट में AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण पर तेजी से काम हो रहा है। कोरबा प्लांट से अब तक 48,000 राइफल सेना को सप्लाई हो चुकी है। इस साल के अंत तक 70,000 राइफल सप्लाई की जाएगी। IRRPL के डायरेक्टर मेजर जनरल SK शर्मा ने बताया कि रूस से राइफल निर्माण की 100% तकनीक ट्रांसफर हो चुकी है और मौजूदा वक्त में राइफल निर्माण में इस्तेमाल किया जा रहा मटेरियल 50% तक भारतीय है और दिसंबर तक इस राइफल को पूरी तरह स्वदेशी बनाने की योजना है।
तो अमेठी के कोरवा प्लांट में अगले 10 साल में 6 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल बनाने का लक्ष्य है। AK-203 असॉल्ट राइफल पुरानी हो चुकी इंसाफ राइफल को रिप्लेस करेगी। कई जो राज्य हैं, राज्यों की पुलिस ने इस राइफल को खरीदने की इच्छा भी व्यक्त की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि AK-203 असॉल्ट राइफल 1 मिनट में 700 राउंड फायर कर सकती है। AK-203 बेहद हल्की राइफल होती है। इसका वजन महज 3.6 किलोग्राम होता है। AK-203 राइफल 800 मीटर तक मार कर सकती है। सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि फायरिंग के दौरान ये राइफल अटकती नहीं है और इसी वजह से कई राज्यों की जो पुलिस है उन्होंने इस प्रकार की जो राइफल है उसको खरीदने की इच्छा भी व्यक्त की। एक बड़ा टारगेट यहां पर सेट भी किया गया है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के सिवनी की, जहां पर पेंच टाइगर रिजर्व से लगे इलाके में आधी रात को एक बाघिन अपने 4 शावकों के साथ टहलती हुई नजर आई। बताया गया कि बाघिन अपने शावकों के साथ जंगल से भटककर यहां पर आ गई थी और सड़क पर चहलकदमी करने लगी। इसी दौरान वहां से गुजर रहे कुछ लोगों की नजर बाघिन और शावकों पर पड़ी। सामने बाघिन और उसके 4 शावकों को देख लोग भी हैरत में पड़ गए। शावकों के साथ बाघिन आगे आगे चल रही थी, जबकि गाड़ी में सवार लोग उसके पीछे थे। कुछ दूर चलने के बाद बाघिन अपने शावकों के साथ झाड़ियों में चली गयी। लोगों ने बाघिन और शावकों के टहलने का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया में वायरल हो गया। तमिलनाडु के जंगलों से एक रोमांचक तस्वीर सामने आई, जब देर रात एक ब्लैक पैंथर 2 तेंदुए के साथ सड़क पर टहलता हुआ नजर आया। इस वीडियो को जिसने भी देखा वो आश्चर्यचकित रह गया। तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों पर जंगली जानवरों का दिखना आम बात है, लेकिन इस बार सीसीटीवी में जो दिखा वो नजारा दुर्लभ है। ब्लैक पैंथर के साथ 2 तेंदुए सड़क पर जुगलबंदी के साथ घूमते दिखाई दिए। ब्लैक पैंथर और तेंदुओं को एक साथ देखना बेहद दुर्लभ माना जाता है। ये आमतौर पर एक साथ नहीं रहते, लेकिन वीडियो में दिखा कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर दिख रहे ब्लैक पैंथर और तेंदुओं की तो दोस्ती है। तीनों बेखौफ अंदाज में सड़क पार करते हुए दिखाई दिए।